हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए जीके के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके हूँ। ये क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट लेवल के हैं। अगर आपको इन 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो आप समझ जाइए आपके एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आज के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इजरायली स्पाइसवेयर जिसके जरिए भारत सहित वैश्विक स्तर पर जासूसी की घटना हाल के दिनों में चर्चा रही वो है। तो एक इजरायली स्पाइसवेयर था पिगासस। इसके माध्यम से क्या हो, भारत और विश्व के अन्य देशों में इजराइल ने क्या किया था, जासूसी की थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इजराइल की राजधानी क्या है, यरूशलेम है। और इजराइल की आपकी मुद्रा क्या है, तो इजराइल की रोकेल मुद्रा, इजरायली रोकेल जो क्या है, इजराइल की मुद्रा है। अब इसके अलावा इजराइल आपका स्थित कहाँ पे है, तो इजराइल आपके दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रसिद्ध कवि लीलाधर जगूड़ी को किस कृति के लिए 28वां व्यास सम्मान से नवाजा गया है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो फिर कॉपी पेन ले लीजिए और जल्दी से नोट करिए क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है। 28वां व्यास सम्मान दिया गया लीलाधर जगोड़ी को। लीलाधर जगोड़ी को उनके 2013 में जो एक कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, कविता संग्रह था जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए लीलाधर जगोड़ी को 28वां व्यास सम्मान दिया गया है। और जो 28वां व्यास सम्मान दिया गया के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया गया। इसमें इनको 4 लाख रुपए की धनराशि दी गई थी। इसके अलावा क्या हुआ, तो स्मृति चिन्ह दिया गया था जो किसकी तरफ से, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नई दिल्ली में हाल ही में आयोजित 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता किसने थी। तो जो नई दिल्ली में 5वीं द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। इसके अलावा इसमें किन किन चीज़ों पर परामर्श हुआ था, बैठक हुई, तो आपका जो हुआ था व्यापार, निवेश, कृषि, विज्ञान, शिक्षा, प्रौद्योगिकी, इन क्षेत्रों पर इनमें क्या हुई थी, बैठक हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, भारत और उज्बेकिस्तान ने हाल ही में सैन्य, चिकित्सा और शिक्षा 3 क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौता वार्ता में जो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो ये जो समझौता हुआ था भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य 3 क्षेत्रों में समझौता हुआ। पहला आपका सैन्य, दूसरा चिकित्सा और तीसरा आपका क्या, शिक्षा। ये तीनों क्षेत्रों पे आपका क्या हुआ है, समझौता हुआ है। इसमें भारत की ओर से भाग लिया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अब आपसे अगर पूछ सकते हैं किन क्षेत्रों में समझौता हुआ, तो किसमें हुआ है, डिफेंस सेक्टर में, आपके मेडिकल में और एजुकेशन, इन तीनों फैक्टर पे क्या हुआ, समझौता हुआ। किससे, उज्बेकिस्तान से। अब उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, तो उज्बेकिस्तान की आपकी राजधानी है ताशकंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। और उज्बेकिस्तान की मुद्रा का, तो उज्बेकिस्तानी सोम क्या की, वहाँ की मुद्रा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कह रहे भारत ने निम्न किस देश के साथ डमट्लिक नहीं डस्टलिक है, डस्टलिक 2019 नाम से एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। तो डस्टलिक 2019 का संयुक्त जो सैन्य अभ्यास है भारत ने किया उज्बेकिस्तान के साथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्यों बनते हैं, क्योंकि भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य पहला सैन्य अभ्यास है, इसलिए आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन निगम की स्थापना हुई थी 1974 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अब इसके अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1972 में क्या हुआ था, तो 1972 में यूपी निदेशालय की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश जो निदेशालय, इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। अब यूपी की राजधानी क्या है, तो यूपी की राजधानी आपकी लखनऊ। यूपी के सीएम कौन से हैं, तो सीएम है योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा यूपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और पता होनी चाहिए। जैसे आपके यूपी की कैपिटल क्या है, लखनऊ। लखनऊ में आपके साइंस सिटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और पुरातात्विक नीति से देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है। तो पहले तो आपको पता है जो संस्कृति विभाग की स्थापना करते हैं, संस्कृति विभाग क्या ऐतिहासिक और पुरातात्विक निधि से काम करता है।
इसका मुख्य काम क्या होता है कि जो भी ऐतिहासिक पुरातात्विक स्रोत होते चीज़ें होती हैं उनका संरक्षण करना, उनका प्रदर्शन करना, उनका प्रकाशन करना, उनका अभिलेखीकरण करना। लेकिन बिक्री का अधिकार संस्कृति विभाग को नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, पीओसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो पीएससी विद्रोह बहुत ही प्रमुख विद्रोह है, अक्सर आप सबने एग्जाम में पढ़ा भी होगा। तो पीएससी विद्रोह आपका हुआ कब था? तो पहली बात तो पीएससी विद्रोह आपका 1973 में होता है और ये आपके उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो थे कमलापति त्रिपाठी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये हो जाएगा। और जो पीएससी विद्रोह हुआ था इतना ज़्यादा फैल गया था कि इसके लिए क्या किया गया था, सेना को बुलाना पड़ा था पीएससी विद्रोह के लिए। और इसी विद्रोह के पश्चात क्या हुआ था, कमलापति त्रिपाठी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। और कमलापति त्रिपाठी किस पार्टी के नेता थे? तो उस टाइम पे थे कांग्रेस पार्टी के नेता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ई है। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, नहीं तो नोट करते जाइए और रेगुलर वे पे फिर रिवीजन भी करते रहना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हेल्पफुल है आप सबके लिए। इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट रखा है, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं उनको आप छोड़ देते हैं, क्योंकि इजी चीज़ें तो आप बुक से भी पढ़ लेते हैं। इसीलिए इस सीरीज से आपको बहुत ही मॉडरेट क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। हमारे चैनल पे 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली है, जिसमें अब तक हम 100 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे एनटीपीसी ग्रुप डी को टारगेट करके जनरल साइंस की भी सीरीज चल रही है। उसमें भी देखिए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन, उन सबको सीरीज को देखते रहिए और रेगुलर वे पे रिविजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। तो उत्तर प्रदेश में जो परंपरागत भूमि का मापन किया जाता है बीघा में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। बीघा के बाद आपका क्या होता है, बिस्वा। कई बार ऐसे पूछ सकते हैं कि बीघा के बाद क्या होता है, तो पहला बीघा होता है फिर बिस्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, इनमें किसमें विज्ञान नगरी साइंस सिटी स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि आपकी साइंस सिटी कहाँ पे स्थित है, लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार किस संघ शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। यहाँ पे ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश का पूछ रहा है। तो सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व अधिक है आपके दिल्ली का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। इसके अलावा जनसंख्या 2011 से संबंधित कुछ आंकड़े आपको पता होने चाहिए। जैसे 2011 की जो जनगणना हुई थी, 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी। ये तो पहली बार जनगणना कब हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। तो अगर देखेंगे 1872 के अनुसार तो भारत की 15वीं जनगणना थी। अगर पूछते हैं स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और जनगणना कितने वर्ष पश्चात की जाती है, तो प्रत्येक बार 10 वर्ष के पश्चात जनगणना की जाती है। और जो आपकी 2011 में जनगणना हुई थी, तो इसकी थीम क्या थी, इसकी जनगणना की थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब इसके अलावा इसके आगे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे आपकी 2021 में जनगणना होनी है। अब ये जो 2021 में जनगणना होती है इसकी क्या थीम है, तो इसकी थीम है जन भागीदारी से जन कल्याण। और ये हमारी कौन सी जनगणना है, तो हमारी स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। अब इसके अलावा अगर पूछता है कि आपकी 1872 के बाद की कौन सी जनगणना है, तो 16वीं जनगणना है। अब इसमें क्या किया गया, 2021 की जो जनगणना होनी है इसके लिए एक ऐप का निर्माण किया गया और ये ऐप आपका कितने 16 भाषाओं में काम करेगा। इसके लिए डिजिटल फॉर्म में जनगणना की जानी है। इसके अलावा इस ऐप में एक सुविधा दी गई, जो व्यक्ति चाहे कि खुद जाके जानकारी देना चाहते हैं वो जाके स्वयं फॉर्म फिलअप कर सकता है। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते रहिए, क्योंकि जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई क्या होती है। जनसंख्या का जो घनत्व मापने की प्रति व्यक्ति, मतलब इतने किलोमीटर में कितनी व्यक्ति निवास करते हैं, इसके आधार पर जनसंख्या के घनत्व का मापन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा कि इतने किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, भारत की आबादी अब इन देशों के संयुक्त आबादी से अधिक है। तो जो जनसंख्या के क्रम में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। प्रथम स्थान किसका है, चाइना का है। लेकिन भारत की जनसंख्या जैसे आप अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान और बांग्लादेश इन देशों के सम्मिलित जनसंख्या को जोड़ दें तो भी हमारे भारत की जनसंख्या अधिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सर्वोच्च लिंगानुपात वाला शीर्ष राज्य कौन सा, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें सर्वोच्च लिंगानुपात है, तो आपके पुदुचेरी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी। अब जनसंख्या दिवस मनाने का प्रारंभ कब से हुआ था। तो 1989 में। 1989 में क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र की गवर्नर जो काउंसिलिंग होती है उसके द्वारा प्रारंभ किया गया कि हम 11 जुलाई को क्या करेंगे, जनसंख्या दिवस मनाएंगे। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि किस तरह से जनसंख्या पर नियंत्रण पा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइएगा, ठीक है, और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि रेगुलर वे पे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, जिससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं हो। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, ऐसा कहाँ पे हुआ था। इस तरह से क्वेश्चन आपको थोड़े से हाई लेवल के, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रख के डिजाइन किए गए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में क्या होता है, बहुत सरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जैसे पहले पूछता था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों बोला गया था, क्योंकि सबसे पहली बार क्या हुआ था, कांस्य धातु का प्रयोग हुआ था आपके हड़प्पा सभ्यता में। अब थोड़ा सा उत्खनन से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले थे, तो यूपी के प्रतापगढ़ के दमदमा क्षेत्र में मिले थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। यूपी के प्रतापगढ़ जो वहाँ पे दमदमा क्षेत्र, वहाँ पे क्या हुआ था, उत्खनन कराया गया था। तो उस उत्खनन में क्या हुआ था, 41 कब्र मिली थी, जिसमें 41 कब्र में क्या हुआ था, 35 तो ऐसी कब्र थी जिसमें एक ही कब्र में एक व्यक्ति था। उसके अलावा एक कब्र ऐसी थी जिसमें एक कब्र में 3 व्यक्ति थे। इसके अलावा बची जो कब्र थी उसमें क्या था, एक कब्र में 2 व्यक्ति मिले थे। तो इस पॉइंट को याद रखना, कहाँ पे, यूपी के प्रतापगढ़ के दमदमा में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कब पता चला था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में औपचारिक रूप से घोषणा हुई थी आपकी 1924 में। इससे पहले तो नहीं पता था ना कि हड़प्पा नाम की भी कोई सभ्यता थी, ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके लिए क्या हुआ था, जब आपके रेल निर्माण हो रहा था तो उस टाइम में लाहौर में क्या हो रहा था, उत्खनन हुआ। उत्खनन से पश्चात हमें पता चला, धीरे धीरे और उत्खनन कार्य हुआ कि यहाँ पे एक प्रकार की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ का समाज कैसा था, तो मातृसत्तात्मक समाज था। हड़प्पा से और इम्पोर्टेंट चीज़ें ये सब हमें कैसे मिली थी, उत्खनन के द्वारा। इसी प्रकार आपका जो विंध्य क्षेत्र में हुआ था, तो विंध्य क्षेत्र में जब उत्खनन हो रहा था तो सर्वाधिक मानव कंकाल आपको प्राप्त हुए थे लेखरिया से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। लेखरिया से जो प्राप्त हो रहे थे सर्वाधिक मानव कंकाल थे, जो कहाँ पे, विंध्य क्षेत्र में थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनोत्तर और वंशानुचरित, इसका संकेतक किससे संबंधित है। तो जो आपके सर्ग होते हैं, प्रतिसर्ग होते हैं, वंश होते हैं, इन सब का संबंध होते हैं आपके पुराणों से। ये आपके वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन है। वैदिक काल से एक क्वेश्चन, तो अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं तो एक क्वेश्चन अक्सर पूछा ही जाता है। अब इसके अलावा हम अदर ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वेद। वेदों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऐसा कौन सा वेद है जो वेद त्रय में नहीं शामिल है, तो आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है, आपके वेद त्रय में नहीं शामिल है, जबकि बाकी तीनों वेद क्या है, आपके वेद त्रय में शामिल है। वेदों को और क्या बोलते हैं, तो वेदों को श्रुति, संहिता और पौरुषेय बोलते हैं। अब वेद को श्रुति क्यों बोलते हैं, क्योंकि वेदों को किसी ने लिखा नहीं था। पहले काफ़ी टाइम तक वेद क्या होते, सुनते हुए चले आ रहे थे। जैसे किसी ने अपने गुरु को, उन्होंने अपने शिष्यों को याद करवा दिया, शिष्यों ने आगे चल के, तो बहुत टाइम तक वेदों को सिर्फ सुना गया था, इसलिए वेदों को श्रुति बोलते हैं। अपौरुषेय का तात्पर्य होता है वेदों की रचना किसी पुरुष ने नहीं की। ऐसे मानता है कि वेदों की रचना किसी भी पुरुष ने नहीं की, इसलिए वेदों को अपौरुषेय भी बोलते हैं, श्रुति भी बोलते हैं, संहिता भी बोलते हैं। जैसे सामवेद को क्या बोलते हैं, संगीत का जनक। ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइएगा। अथर्ववेद में आपके क्या, जादू, टोना, तंत्र, मद, औषधियाँ, इन सब का उल्लेख आपके अथर्ववेद में। अथर्ववेद को सबसे नवीनतम वेद भी कहते हैं। ऋग्वेद को क्या कहते हैं, सबसे प्राचीनतम वेद कहते हैं। ये सारे पॉइंट जब हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से समझेंगे। ओके, जैसे उपनिषद की संख्या कितनी है, तो 106 है। और जैसे आपके अलग अलग उपनिषद होते हैं, जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, ये सब क्या उपनिषदों के भाग है। पुराण आपके कितने, 108, जिसमें आपका क्या, मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था।
तो आपका अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। बृहदत्त की हत्या की थी उसके सेनापति पुष्यमित्र ने। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके क्या किया था, शुंग वंश की स्थापना की थी। और शुंग वंश क्या था, शुंग वंश एक प्रकार का ब्राह्मण वंश था। ये पॉइंट याद रखना, कई बार पूछ सकते हैं कि मगध में किस ब्राह्मण वंश ने क्या किया था, राज किया था। तो कौन सा वंश था, शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, पुष्यवंश शुंग ने। अब मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी मदद से की थी, तो अपने गुरु चाणक्य की सहायता से। चाणक्य से रिलेटेड और एग्जाम में नाम पूछ सकते हैं, जैसे कौटिल्य। कौटिल्य किसका नाम था, चाणक्य का ही नाम था। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है। तो जो स्थानकवासी संप्रदाय है, इसका संबंध आपके जैन धर्म से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। और जैन धर्म में भी किससे है, तो जैन धर्म आपको पता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात 2 शाखाओं में डिवाइड हो गया था, श्वेतांबर में और दिगंबर में। तो जो आपका स्थानकवासी संप्रदाय है, इसका संबंध आपके श्वेतांबर संप्रदाय से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है। अब जैसे बौद्ध धर्म होते हैं, तो बौद्ध धर्म में किससे, गौतम बुद्ध से संबंधित है। जैन धर्म आपके महावीर स्वामी से संबंधित है। जैसे आप सबको पता है, मुगल सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने जैन पद्धति में एक होती है जो प्रथा होती है संलेखना पद्धति। संलेखना पद्धति से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। इस तरह से हमने टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए। इनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसलिए सारे फैक्ट को नोट कर लीजिएगा और रेगुलर वे पे रिवीजन करते रहिएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। Okay friend, thank you for the watching my video.